नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री अड्डा 360 में। आज हम बात करने वाले हैं जेट 2026 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ये सीरीज अपने शुरू की है। इसमें से आपके परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा आते हैं वही टॉपिक अपने क्लियर करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन है जेट में वो सुनिश्चित हो सके। तो सिंचाई वाले टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, दो तीन। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, आपके लिए फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। आगे बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेज भी शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसके माध्यम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो वो ग्रुप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक आर्द्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम रूप से जल जो मृदा को दिया जाता है जिससे मृदा और पौधों का वृद्धि व विकास हो सके, तो उसको सिंचाई कहते हैं। आसान भाषा में कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो है देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको जो है ईयरफोन लगाकर सुन लीजिए, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। समझे बिना आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंचाई की आवश्यकता और पौधों को जल की आवश्यकता। सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों की वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता, सूखे से बचाव के लिए, मृदा व वायुमंडल में उचित नमी बनाए रखने के लिए, मृदा में उपस्थित लवणों को उदासीन करने के लिए, भूपरिष्करण यंत्र है उनको उनकी यंत्रों को सफलता से चलाने के लिए। यानी अपने जब भूपरिष्करण करेंगे तो मिट्टी जो है अपने जो मतलब कठोर होगी, तो उस पे भूपरिष्करण यंत्र है वो आसानी से नहीं चल सकेंगे। तो इसके लिए मृदा में सिंचाई हो तो आसानी से भूपरिष्करण यंत्र है वो चल जाएंगे। लाभदायक जीवाणु मतलब नम मिट्टी है उसमें लाभदायक जीवाणु है वो अच्छी तरीके से गति करेंगे। सूखी मृदा में वो जीवाणु है वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, पाले से बचाव के लिए, पौधों में पाले से बचाव के लिए है ये सिंचाई महत्वपूर्ण है। हल्की सिंचाई पाले से बचाव के लिए वो है उपयोगी है। बुआई से पहले खेत तैयार करने के लिए सिंचाई की जाती है, ये आप याद रखने योग्य बात है आपके लिए। ठीक है, पौधों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधों को जल है वो जीव द्रव्य का मुख्य अवयव है। अंतःकोशिका विभाजन के लिए अति आवश्यक है। पौधों को स्फूर्ति प्रदान करता है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, लाभदायक जीवाणुओं को क्रियाशील करता है, बीजों के कुरण के लिए आवश्यक है, वर्षा के निश्चित अंक समाप्त करने के लिए और पोषक तत्वों के संवाहक का कार्य करता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सिंचाई के प्रमुख क्या साधन है। सिंचाई के प्रमुख साधन और स्रोत में क्या अंतर है? साधन तो वे हो गए जो मतलब जिसके माध्यम से अपने पानी है वो खेतों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और स्रोत क्या हो गए वे माध्यम जिनसे पानी अपने को जो जल है वो प्राप्त होता है, जैसे नहर, कुएं, बावड़ी आदि। तो सबसे पहले है डेगली का उपयोग उथले कुओं, धाराओं एवं तालाबों का जल उठाने में किया जाता है। डेगली क्या होती है? एक छड़ होती है और उसके नीचे है वो रस्सी से बाल्टी बंदी होती है, और ये है तालाबों, धाराओं और उथले कुओं का जल उठाने में किया जाता है। इसमें इसे पिकोत्ता भी कहते हैं। इसे पिकोत्ता कहते हैं। यह विधि लगभग 1 से 3 मीटर गहरे पानी को उठाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि में एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 2200 से 2500 मतलब 2200 से 2300 लीटर पानी प्रति घंटा उठाया जा सकता है। आगे है नेक्स्ट आपका है बेड़ी। बेड़ी क्या है? इसे दोलन टोकरी कहते हैं। इस साधन से खेत की सतह से लगभग 1 से 1.5 मीटर तक का पानी उठाया जा सकता है और लगभग 3600 से 5000 लीटर पानी प्रति घंटा निकाला जा सकता है। ठीक है, ये बेड़ी है, आप देख सकते हैं। इसको चित्र के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, रहट 10 से 12 सेंटीमीटर की गहराई का पानी इसके द्वारा उठाया जा सकता है। इस विधि में एक जोड़ी बैल शक्ति के द्वारा लगभग 9000 से 10000 लीटर पानी प्रति घंटा उठाया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप रहट
पिछले पुराने जमाने की है ये। उठाने जो पानी है उनको ले जाने जो निकालने की कुओं से, और जो है जल स्रोतों से निकालने के तरीके। तर्स या मोट, इस मोट या इसे मोट या पूर के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंचाई का प्राचीन साधन है। इस साधन से लगभग 30 मीटर गहरे कुएं का पानी उठाया जा सकता है। पानी उठाने के लिए 170 से 200 लीटर क्षमता वाले चमड़े के थैले का उपयोग किया जाता है। चर्स का उपयोग करते समय भूमि का लगभग 15 डिग्री कोण पर होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप 15 डिग्री है ये भूमि का जो ढाल है। इस विधि में लगभग 8,000 से 10,000 लीटर पानी प्रति घंटा उठाया जा सकता है। सिंचाई के प्रमुख साधन। पवन चक्की। पवन चक्की वायु के वेग से चलती है। पवन चक्की को चलाने के लिए न्यूनतम पवन वेग 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा या 16 मील प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है। बामस। बामस है, बामस सिंचाई का यह आधुनिक साधन है। इसका प्रचलित नाम बर्मा है। इसका उपयोग नहर, नालों, खालों, तालाबों, सीवरों आदि का पानी निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकतम नहरी क्षेत्र में प्रयोग होता है जहां नहरों से खेत ऊंचे होते हैं, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, एलनाबाद, सिरसा हरियाणा के बर में मशहूर है। ठीक है भाई। ये आपके पंप सेट। पंप सेट क्या होता है? पंप सेट यह सिंचाई का सबसे अधिक दक्ष साधन है। इन्हें विद्युत या डीजल या ट्रैक्टर शक्ति से चलाया जा सकता है। पंप सेट रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, टरबाइन, प्रोपेलर, विकेंद्रीय आदि प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक प्रचलन विकेंद्रीय सेट का होता है। यह पंप सेट विकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पंप सेट है वो किस बल पर कार्य करता है? विकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पंप की बॉडी को केसिंग कहते हैं, जिसके अंदर एक पंखा लगा होता है, जिसे इम्पेलर कहते हैं। पंप से पानी उठाने वाला भाग चूसक या नाल सक्शन पाइप होता है। सेक्शन पाइप की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबसे अधिक गहराई से पानी निकालने वाला साधन सबमर्सिबल पंप है। तो इसमें ये देखिए आप, ये गोल गोल है, इसमें पंखा लगा हुआ है, जिसे इम्पेलर कहते हैं। ठीक है। ये घूमेगा तो पानी है वो ये इस नाल से ऐसे घूमेगा, तो वर्टिकली ऐसे घूमेगा, तो पानी है वो हवा के माध्यम से ऐसे यहाँ से पानी आएगा। ठीक है। आसानी से ये जो है आपके जो घर में लगी हुई होती है पानी की मोटर, उसका एक ये बड़ा रूप है। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं सिंचाई के स्रोत। तो सिंचाई के स्रोत क्या क्या है? सिंचाई के स्रोत। जल प्राप्ति का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। भारत में सिंचाई के निम्न स्रोत हैं। नहरें। सबसे पहले नहरें। भारत में ज्यादातर नहरों से सिंचाई हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में की जाती है। भारत में कुल कृषिगत क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा नहरों द्वारा सिंचा जाता है। राजस्थान में नहरों से 32.25% सिंचाई की जाती है। राजस्थान में मुख्यतः गंगानगर, भीलवाड़ा आदि में ये सिंचाई की जाती है। आपको सबसे ये याद रखना है कि सिंचाई के जो मुख्य स्रोत है, आपको इसमें ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। ये याद रख सकते हैं ये भारत में कितने परसेंट क्षेत्र को नहरों द्वारा सिंचा जा सकता है। 2 नंबर पे आपके ये 1 नंबर पे नहर हो गई। इसके बाद तालाब है। तो तालाब में आपको ये जो भारत में लगभग 10% कृषि क्षेत्र में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, ये याद रखना है। राजस्थान में तालाबों द्वारा 3.75% क्षेत्र है वो सिंचित होता है। और राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में की जाती है। आपको बस ये याद रखना है। प्रमुख बांध है ये देख देख सकते हैं आप। प्रमुख बांध है, प्रमुख बांध गांधी सागर बांध, चंबल नदी। आप इसको नॉर्मली याद कर लेना। एग्जाम में आपके प्रश्न है, जेट में इतना नहीं पूछते आपके। जेट में सिंचाई की विधियों से प्रश्न आएगा, या आपके ER, WR, IR उससे आएगा। ठीक है। जिले हो गई एक आपके, सिंचाई की विधियां हैं ये पढ़ते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। धरातलीय सिंचाई ये भारत में अधिक प्रचलित विधि है। इसकी निम्न उप विधियां हैं। प्रवाह विधि। यह विधि उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस विधि में पानी का सर्वाधिक नुकसान होता है। ठीक है। यह विधि धान, जूट एवं बरसीम के अलावा अन्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है।
क्यारी विधि है। क्यारी विधि धरातलीय सिंचाई में भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित क्यारी विधि है। इसमें चौकाकार विधि भी कहते हैं। इस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग गेहूं, जौ, सरसों, कपास, चना, सब्जियों जैसे पालक, मेथी, टमाटर, धनिया में भी किया जाता है। यह नाड़ी विधि है। नाड़ी विधि में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नालियों की चौड़ाई है वो कितनी रखी जाती है। तो 45 से 60 सेंटीमीटर चौड़ाई है और गहराई 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसका उपयोग केवल गन्ना व केला में ही किया जा सकता है। यह विधि उन फसलों के लिए भी उपयोगी है जिन फसलों की बुआई मेड़ों पर की जाती है, जैसे आलू, शकरकंद, अरबी आदि। जिन फसलों को नालियों में बोया जाता है, जैसे केला, गन्ना, कपास आदि में सीधी नाली विधि काम में लेते हैं। ठीक है भाई। कुंड विधि। कुंड विधि में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि पानी की बचत कितनी होती है। इसमें 25 से 30% विधि 25 से 30% पानी की बचत होती है। आपको ये याद रखना है कुंड विधि में। ठीक है। ये थाला विधि हो गई आपकी, और ये वल्ले विधि है। इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो मेन मेन है वो आपको याद करवा दूंगा और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अब है आगे आपके जल मांग। फसलों के लिए जल मांग। यह जल की वह मात्रा है जो एक फसल की क्षेत्र परिस्थितियों में निश्चित अवधि तक फसल को सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। जल मांग क्या होती है? जल मांग ये होती है कि पौधों की वृद्धि के लिए उसे कितना पानी चाहिए, यही एक जल मांग है। सिंपल सी भाषा में अपने समझ लिया है कि जल मांग है वो पौधों के लिए जो है सामान्य रूप से कितने पानी की आवश्यकता है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए, वही जल मांग है। ठीक है। इसमें वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन तथा पौधों के शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक जल के अलावा वह जल भी सम्मिलित होता है जो रिसने बहने व जमीन में नीचे चले जाने से व्यर्थ होता है। तो जल मांग का क्या फॉर्मूला है, क्या सूत्र है? तो डब्ल्यू आर है क्या है? जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट। ईटी क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। ई क्या है? वाष्पीकरण है। आई क्या है? इरिगेशन सिंचाई है। एस है क्या है? अन्य कारक हैं। ठीक है भाई। डब्ल्यू आर और ईटी जल मांग और वाष्पोत्सर्जन है। ये जल मांग को दूसरी तरह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू आर वाटर रिक्वायरमेंट बराबर आई आर प्लस पी आर, प्रभावी वर्षा। और प्रभावी वर्षा क्या होती है? जिससे कि पौधे की जल मांग पूरी हो सके। पौधे की जल मांग पूरी हो वो प्रभावी वर्षा भी कहलाती है। एसएम क्या है? संग्रहित नमी। आगे है जल निकास। जल निकास और सिंचाई की ये सिंचाई मांग। तो सिंचाई मांग क्या होती है? प्रभावी वर्षा व संग्रहित नमी के अलावा जो पानी चाहिए उसे सिंचाई मांग कहते हैं। प्रभावी वर्षा और संग्रहित नमी है उसके अलावा जो पानी है वो मृदा को चाहिए, मतलब अपने पौधों को चाहिए, वो है सिंचाई मांग कहलाते हैं। ठीक है। आपके जो पानी वर्षा द्वारा मिल गया और उसके बाद जो मृदा में नमी है उसके द्वारा मिल गया, उसके बाद जो बचा उस वो सिंचाई के द्वारा उसकी पूर्ति होगी तो उसे सिंचाई मांग कहते हैं। जैसे आपके प्रभावी वर्षा द्वारा मान लीजिए 60% हो गई, मृदा नमी 20% थी तो 80% हो गई, तो 20% आपको एज वो सिंचाई द्वारा उसको जल देना पड़ेगा। तो सिंचाई मांग का क्या सूत्र है? सिंचाई मांग बराबर जल मांग माइनस प्रभावी वर्षा प्लस संग्रहित नमी, आई आर डब्ल्यू आर पी आर प्लस एस एम। ये इसमें से माइनस कर देना है और ये आ जाएगा आपका आई आर, सिंचाई मांग, इरिगेशन रिक्वायरमेंट। वाष्पोत्सर्जन अनुपात क्या होता है? एक इकाई शुष्क पौधे पैदा करने के लिए पौधों द्वारा जितना जल वाष्पोत्सर्जन में इस्तेमाल किया जाता है वह वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है। ईटीआर मापने की इकाई है, ये सूत्र है। आपके परीक्षा में इससे सवाल आ सकता है। और ये दो सूत्र है ऊपर वाले जो डब्ल्यू आर वाला था ये, और ये दोनों सूत्र, दोनों तीनों सूत्र ये आपको याद रखना है। ठीक है। दो सिंचाई के बीच अंतर। दो सिंचाई के बीच अंतर दिनों में निम्न सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। दो सिंचाई के बीच की अंतर बराबर कुल मृदा जल पक्षीय, मृदा में कितना जल पक्षीय हुआ है सेंटीमीटर में, वाष्प और वाष्पोत्सर्जन की दर सेंटीमीटर प्रतिदिन में, इस माध्यम से अपने निकाल सकते हैं। अधिक पानी चाहने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, धान, तंबाकू, जौ, कपास, गेहूं। और कम वाली बाजरा, ज्वार, सरसों, मक्का, चना।
जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक याद रखना इंपॉर्टेंट है। मृदा की किस्म व भौतिक गुण, जलवायुवीय कारक, सिंचाई की विधि, जल स्रोत की दूरी, कीट व बीमारियों का आक्रमण, पानी का गुण, कृषि क्रियाएं व भूमि की तैयारी। ठीक है, ये है आपकी कुल जल मांग, सिंचाई और क्रांतिक अवस्था। ये आपके लिए टेबल इंपॉर्टेंट है। फसल है गेहूं। गेहूं की कुल जल मांग क्या है? 45 से 65 सेंटीमीटर। सिंचाई की संख्या 5 से 6 सिंचाई प्रति सिंचाई में जल मात्रा 6 से 8 सेंटीमीटर। प्रमुख क्रांतिक अवस्था CRI स्टेज या शीर्ष जड़ फुटान 21 दिन बाद सिंचाई की जाती है। बोने के बाद, बुआई के बाद। जौ की है 25 से 30 कुल जल मांग, सरसों की 20 से 30 जल मांग, चने की 20 से 25, अलसी 25 से 30, मक्का 50 से 80, ज्वार 45 से 65, सोयाबीन 45 से 70। आपको ये याद रखनी है। ठीक है, जौ की सिंचाई संख्या 3 से 4, सरसों 1-2, चना की 1-2, अलसी की 2 से 3, मक्का की 4 से 5, ज्वार की 2 से 3 और सोयाबीन की 1 से 2। अब प्रति सिंचाई में कितनी सेंटीमीटर पानी की मात्रा देनी है? तो जौ में 7 से 8, सरसों 6 से 9, 7 से 8, चना 6 से 8, अलसी मक्का में दी नहीं है, कोई ऐसा डाटा मिला नहीं मेरे को। ज्वार में 5 से 6 और सोयाबीन में 6 से 8। और जौ की प्रमुख क्रांतिक अवस्था बुआई के 30 दिन बाद, दाने बढ़ते समय, सरसों के फूल आने से पहले, फलियां बनते समय, फूल आने से पहले व फलियां बनते समय। सरसों और चना और अलसी तीनों की है फूल आने से पहले और फलियां बनते समय सिंचाई की अवस्था। नरबंदरी आते समय और भुट्टे बनते समय मक्का की है, फूल आते समय ज्वार की है और पुष्पन के पूर्व व फलियां बनते समय सोयाबीन की है। भाई तिल की क्या है? तिल की जल मांग है, तिल की जल मांग आपके 20 से 25 सेंटीमीटर, मूंगफली की 50 से 70, गन्ने की 150 से 250, तम्बाकू 40 से 60, आलू की 50 से 70, कपास की 70 से 130, 90 से 250, धान की, मटर की 35 से 50। सिंचाई की संख्या 1 से 2, 2 से 3, गन्ने में 2 से 3। ये आपके गन्ने, आलू, तम्बाकू और मूंगफली में 2 से 3 है। और 4 से 5 है कपास और धान में, 1 से 2 तिल और मटर में है। ठीक है, सिंचाई की मात्रा कितने सेंटीमीटर देनी है? तो 5 से 6 तो देनी है आलू और तिल में, 4 से 5 देनी है मूंगफली में, 6 से 8 देनी है गन्ना, तम्बाकू और कपास में और मटर में। ठीक है, और क्रांतिक अवस्थाएं क्या क्या है? तो तिल की दी नहीं है, मूंगफली की सुइयां बनने से मूंगफली बनना शुरू होने तक, और गन्ने की कल्ले निकलते समय व बढ़वार के समय, तम्बाकू पत्तियों की जुताई करते समय, आलू अंकुरण के समय और कंद बनने के प्रारंभिक समय, कपास में डोडे वाली शाखाएं बनते समय और फूल आते समय व डोडे बनते समय। 3 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। धान कल्ले निकलते समय, फूल आने से पहले व फूल आते समय और मटर में फूल आते समय। आगे आपके है जल निकास। मृदा की सतह पर जो जल जमा हो जाता है, वो जो मृदा द्वारा नहीं अवशोषण किया जाता है, अतिरिक्त जल है, वो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वो है जल निकास। जल निकास की 2 विधियां हैं, अस्थायी। सबसे पहले है पृष्ठीय या स्थायी जल निकास। जल निकास की यह विधि सरल व कम खर्चीली है। यह विधि भारत में अधिक अपनाई जाती है। इसकी निम्न विधियां हैं। सबसे पहले है स्थायी नालियों द्वारा, 2 नंबर पर कट आउट नालियों द्वारा। रैंडम नालियां, इनमें नालियों को कोई निश्चित क्रम में व्यवस्था नहीं होती। 2 नंबर पर समांतर नालियां। 3 नंबर पर स्थायी नालियां, बेंडिंग नालियां। इसमें नालियां है वो पृष्ठीय ढाल देते हुए बनाई जाती हैं। एक्रॉस द स्लोप नालियां, इसमें नालियां ढाल के विपरीत दिशा में बनाई जाती हैं। ये है स्थायी नालियां हैं। ये इनकी जो उपविधियां हैं, मतलब इसकी ये उपविधियां हैं। ठीक है भाई, पृष्ठीय स्थायी जल निकास की आप इसको अच्छे से पढ़े। भूमिगत जल निकास की यह विधि अधिक खर्चीली होने का भारत में इसका प्रचलन बहुत कम है। इसमें 1 से 2 सेंटीमीटर पर नालियां बनाई जाती हैं। ये नालियां स्थायी बनाई जाती है, जिससे अधिक खर्च आता है। टाइल नालियां, पाइप नालियां, पत्थर व ईंटों की नालियां, रोबिन नालियां। रोबिन नालियां क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ क्षेत्रों में पत्थर के टुकड़ों, बांस के टुकड़ों तथा पत्तियों आदि का प्रयोग करके नालियां बनाई जाती हैं, जिन्हें रोबिन नालियां कहते हैं। और मोल नालियां क्या होती है? इस प्रकार की नालियां चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्रों के में मोल हल के द्वारा बनाई जाती है।
मोल्ड बोल्ड हल के द्वारा। चूंकि ये नालियां मोल हल के द्वारा बनाई जाती है इसलिए इन्हें मोल नालियां कहते हैं। भूमि के अंदर 60 से 70 मीटर की गहराई पर मोल हल चलाया जाता है जो अंडाकार नालियां बनाता है। ठीक है, आगे है अभूमि सिंचाई या अंतः सतह सिंचाई। आप इसकी दो उपविधियां हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। भूमि की अंतः सिंचाई में पौधों का पानी की जड़ें के द्वारा नीचे प्राप्त होता है जो कोशिकीय गति के कारण पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इसमें आपको याद रखना है दो ही उपविधियां, छिद्र युक्त पाइपों द्वारा और छिद्र युक्त पाइपों द्वारा। इसमें प्लास्टर यूज लिया जाता है और इसमें सीमेंट और प्लास्टिक यूज लिया जाता है। मटका द्वारा सिंचाई, इसमें विधि में मटका काम में लिया जाता है। यह विधि रेतीली मृदा में उपयोगी है। इस विधि में छिद्र युक्त मटका पानी से भरकर भूमि में गाड़ देते हैं। गड्ढे में से छिद्र धीरे धीरे पानी रिसता है जिससे भूमि नम बनी रहती है। यह विधि स्थायी वृक्षों के लिए उपयोगी है, अन्य वृक्षों के लिए नहीं। फव्वारा या छिड़काव विधि, फव्वारा या छिड़काव विधि बूंद बूंद विधि है। इस विधि में जल को बूंदों के रूप में पौधों में छिड़का जाता है इसलिए इसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं। यह विधि इजराइल से भारत आई है। बूंद बूंद विधि का विकास भी इजराइल में हुआ है तो उसको भी आप याद रखना। इस विधि में पानी की बचत 40% से अधिक होती है। और नोजल सेट का महत्वपूर्ण भाग जिसे सेट का हृदय कहते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सर्वाधिक स्प्रिंकलर सेट वाला जिला झुंझुनू है। ठीक है, आगे फव्वारा प्रणाली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्थायी, अर्धस्थायी, सुवाहक या इच्छानुसार प्रणाली। बूंददार या टपकेदार, इस विधि को ट्रिकल या माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। इजराइल में इसका विकास हुआ है और विशेषकर राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए मृदा में लवणों की समस्या है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट क्या है, उपयोगी है। इस विधि में पानी बूंद बूंद के रूप में सीधा जड़ क्षेत्र में चला जाता है। बूंददार या टपकेदार, तो इसमें 50 से 70% पानी की बचत होती है। और बूंद बूंद सिंचाई द्वारा फसलों के उत्पादन में 20 से 40% तक वृद्धि होती है क्योंकि जमीन के अंदर पानी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन में संतुलन रखा जाता है। तो ये आपका सिंचाई वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे अपने आप बता देना मेरे को किस टॉपिक पर आपको वीडियो, जो आपके सीरीज तो चल ही रही है फिर भी एक आप कमेंट कर देना, वीडियो अगली नेक्स्ट आपकी आ जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो पर मेरी मेहनत के लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें प्लीज़, और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।